डेथ नोट, तुमने इस एनीमे का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अगर तुम एनीमे नहीं भी देखते हो तो भी सुना होगा। ज़्यादातर लोग अपनी एनीमे जर्नी को इस एनीमे को देखकर शुरू करते हैं। बट हाँ, इसका सीज़न 1 था, पीरा एंड एल। उसके बाद एक मूवी आई, रिलाइट गर्ल ऑफ गॉड। उसके बाद 10 साल बाद भाई एक वन शॉट मांगा आई, डेथ नोट की। तो वही वन शॉट मांगा की आज वीडियो हम बनाने वाले हैं। बट हाँ, अगर तुमने इसका सीज़न 1 नहीं देखा तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा कि तुम कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मेरे इंस्टा पे आओ, इंस्टा पे मुझे डीएम करो कि भाई सीज़न 1 का लिंक भेज दे। तो मैं तुम्हें लिंक भेज दूँगा सीज़न 1 का। उसके बाद तुम देख लेना मज़े से हिंदी डब में। तो ठीक है, हम आज की वीडियो उनके लिए शुरू करते हैं जिन्होंने सीज़न 1 और लाइट विजन ऑफ गॉड अगर नहीं भी देखी तो काम चल जाएगा। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है रियुक से। भाई रियुक की ड्राइंग क्वालिटी देखो, तगड़ा मार्क से रियुक को देखो। तो यहाँ पर रियुक से एक दूसरा शिनिगामी था जिसकी रियुक उठा कर लिया था। हाँ, वही बूढ़ा शिनिगामी जो कि हमने डेथ नोट के सीज़न 1 में देखा था। तो रियुक से वो शिनिगामी कहता है कि मैं तुम्हारी तरह सफल नहीं हो पाया धरती पे अच्छे से ढूंढने में, तो तुम ये बुक वापस लेना चाहोगे? तो इस पे रियुक रिप्लाई करता है कि हाँ मैं ले लूँगा, बट तुम्हारे पास मेरे लिए कोई गिफ्ट भी होना चाहिए बदले में। तो वो कहता है हाँ मुझे याद है, और उसके हाथ में एक एप्पल फेंक के देता है। और भाई रियुक को तो जानते हो एप्पल्स का दीवाना है, तो वो एप्पल को खाता और कहता है ये भी है। एप्पल्स को खाने के बाद रियुक कहता है कि मुझे और एप्पल्स खाना है, मैं इस बुक को दोबारा से इस्तेमाल करूंगा ताकि कोई इंसान मजबूर हो जाए मुझे हर रोज एप्पल्स खिलाने के लिए। और इसके बाद रियुक चला जाता है धरती पे, और वो वहां जाके बस ये सोचता है मुझे इसके लिए एक काबिल इंसान की जरूरत होगी जैसे कि लाइट यागामी था। और हाँ, मुझे साथ में मजेदार भी इंसान ढूंढना है जिससे मतलब जो नेटवर्क का ऐसा यूज करके मुझे एंटरटेनमेंट हो। तो रियुक एक लड़के के पास जाता है, बेसिकली वो किसी को नहीं ढूंढता है कि एक लड़के के कमरे में एंटर होता है और सिर्फ वो टच करा देता है। पहले तो लड़का थोड़ा सा शॉक्ड होता है, फिर वो कहता है इस बात को 2 साल हो चुके हैं रियुक। जब मैंने ये देखा था तब मैं थोड़ा सा शॉक था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था कि ये हुआ क्या है यहाँ पर। तो उसके बाद रियुक कहता है कि मैं जमीन से ऊपर आया जैसे मैंने वादा किया था, मैं एक सच्चा शिनिगामी हूँ जो अपनी बातों पे टला रहता है। अब वो लड़का रिप्लाई देता है बिल्कुल तुम हो, तुम अपने वादों को पूरा करना पड़ता है चाहे इंसान हो या डेथ गॉड, तभी मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। रियुक कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक 2 साल पहले, मिनोरू तनाका टॉप स्कोर वंस अगेन। तो यहाँ पर मिनोरू तनाका ना का लड़का था जो हम 2 साल पहले का फ्लैशबैक देख रहे हैं। यहाँ पर मिनोरू तनाका एक लड़का था जिसने फिर से टॉप किया था, और वो लगातार 3 साल से टॉप कर रहा था। और उसके टीचर्स बात कर रहे थे कि वो जापान का सबसे इंटेलिजेंट मिडिल क्लास स्कूल स्टूडेंट हो सकता है। इसके बाद उसके टीचर्स कहते हैं लेकिन ये क्यों, ये क्या कोई मोटिवेशन का मामला है, क्योंकि वो अपनी ग्रेड्स में बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा। उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिनोरू तनाका को जो कि एक पार्क में बैठा होता है शांति से, और वो कहता है क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है, इंग्लिश में बस 28 पॉइंट, मैं इतना स्टूपिड क्यों, काश मैं किसी दीवार पे टकरा कर मर सकता। उसके बाद उसके ऊपर अचानक से एक बुक गिरती है और वो चिल्लाता है और उसको कहता है ये क्या था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये अब तुम्हारा, ऐसा ड्यूक कहता है। और ये ड्यूक भी कहता है मैंने सुना था कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। उस पर मिनोरू रिप्लाई करता है क्या इंटेलिजेंट, और मैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर इस पे ड्यूक कहता है कि तुम्हारे टीचर ने कहा था कि तुम 3 साल से फर्स्ट प्लेस पर आए हो और तुम जापान के सबसे इंटेलिजेंट मिडिल स्कूल स्टूडेंट हो सकते हो। उस पर मिनोरू बोलता है कि अरे 3 साल से फर्स्ट प्लेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद मिनोरू अपने मन में सोचता है 3 साल से टेस्ट। उसके बाद मिनोरू बोलता है मुझे लगता है कि तुम इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो। उस पर रियुक रिप्लाई करता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद मिनोरू रियुक को बताता है कि ये सब कॉन्शियस माइंड एबिलिटी का टेस्ट है जो कुछ ऐसा ही होता है जिसमें हमारे माइंड की फोकस को देखा जाता है, पर वो हमें इसके रिजल्ट्स नहीं बताते हैं। उसके बाद मिनोरू बोलता है यार मुझे स्कूल से सच में नफरत है, चाहे मैं उस टेस्ट में अच्छे स्कोर्स भी क्यों न करूं। उसके बाद मिनोरू बोलता है कि इसका मतलब मैं सिर्फ IQ डायग्नोस्टिक्स एप्स और ब्रेन टेस्ट के गेम्स पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और रियुक कहता है जो लोग सच में स्मार्ट हैं वो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जो फ्यूचर से जुड़ी हुई है। जो टीचर कहता है कि IQ टेस्ट में हाई स्कोर करना तुम्हें स्मार्ट बनाता है वो एक इडियट है। फिर भाई रियुक मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तो तुम इसका मतलब तुम एक असली इडियट हो। और वैसे भाई वो बंदा क्यों किसी बंदे को इंटेलिजेंट करे जब उसने लाइट यागामी जैसे इंटेलिजेंट बंदा देखा। तुम्हें यार डेथ नोट देखा तुम्हें पता ही होगा इस बारे में। और साथ में हम एल को तो भूल नहीं सकते भाई, वो बंदा तो नेक्स्ट लेवल का था, बट जब वो मरा था ना भाई
भाई उसके बाद से मतलब जैसे एनिमे में जान चली गई थी बट फिर भी देखने में मजा आ रहा था। एल का वो भाई था एक, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, भाई नहीं तो शायद वो उसके अनाथ आश्रम का ही बच्चा था। तो बैक टू द पॉइंट, अभी सीजन 1 के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं शॉर्ट मांगा के बारे में। उसके बाद मिनोरू बोलता है कि मैं एक टेरेबल स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक इडियट के रूप में क्वालिफाई किया जा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मैं रीडर्स और क्विज़ेस जैसी चीजों में अच्छा हूँ। के बारे में मिनोरू उस ड्यूक के बारे में पूछता है, भाई ऑब्वियसली उसने ड्यूक को पहली बार देखा था, ये अभी वो चल रहा है ना अपना फ्लैशबैक। तो उसके बाद ड्यूक कहता है हमें यहाँ खड़ो के बातें नहीं करी, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो उस पे मिनोरू बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। पर ड्यूक कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो, उसके अलावा मुझे कोई और नहीं देख सकता। तो उसके बाद हमारा मिनोरू कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ। उस पर ड्यूक कहता है नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो, बाकी और कोई मुझे नहीं देख सकता। उस पर मिनोरू कहता है लेकिन मेरा रूम बहुत ही ज्यादा गंदा है। तो वो फिर ड्यूक अपने मन में सोचता है कि यार मेरे को सिर्फ एप्पल से मतलब है और एंटरटेनमेंट से मतलब है, मुझे रूम को क्या करना है, वो तो हमारा जहाँ दैट गॉड रहते हैं वहाँ भी गंदा होता है। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि वो लोग अपने रूम में बैठे और मिनोरू ने हाथ में वो पकड़ रखी है, वो हाँ कीरा यानी लाइट यागामी की बुक। तो क्या वो पूछता है क्या ये कीरा का था? पर ड्यूक कहता है हे तुम चिल्लाओ मत, थोड़ा धीमे बोलो, लोग मेरी आवाज नहीं सुन सकते लेकिन वो तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं। उस पर मिनोरू धीरे से बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कीरा का हो। अब देखो इस पर मिनोरू कहता है कि तुम्हारा मतलब ये उसी कीरा का है जिसने वॉर को खत्म किया और क्राइम रेट्स को बहुत कम कर दिया। अब देखो कीरा क्या है, वो ये ऐसे क्यों पूछ रहे कि और भी कीरा थे, जो लाइट यागामी को कीरा कहते हैं और कीरा का ये मतलब है जो बंदा साइको किलर होता है उन्हें कीरा कहते हैं जापानीज ट्रांसलेशन के सिंपल जापानीज में, इसलिए ये कीरा मेंशन है यहाँ पर लाइट यागामी की जगह। उसके बाद ड्यूक कहता है ये देखते हो तुम कभी काफी छोटे एज में बट तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। उस पर मिनोरू कहता है इस बारे में सबको पता, वो मेरी क्लास की एथिक्स बुक्स में एलिमेंट्री स्कूल में था और हमें उसके बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री में मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाता था। उसके बाद इस पर ड्यूक कहता है क्या सच में कीरा को एक ग्रेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसे हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है? उस पे मिनोरू कहता है नहीं तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो एथिक्स में कीरा सिखाया गया था कि कीरा एक ईविल था। हाँ कीरा वही अपना लाइट यागामी, अब तुम मैं बार बार नहीं बोलूंगा याद। और मिनोरू ने ये बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री में उसे मास मर्डरिंग टेस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो कि रिसेंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बुरा था। देखो तुम पूछोगे मास मर्डरिंग क्या होता है? मास मर्डरिंग वैसे मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में साइको किलर ने किसी को किल कर दिया हो, किसी इंसान को किल करा हो तो उसे मास मर्डरिंग बोल सकते थे। लेकिन मिनोरू ये बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कीरा को गॉड भगवान मानते थे। और उसके बाद ड्यूक हंसते हुए कहता है हाँ एक भगवान, क्योंकि उसे हमें फ्लैशबैक करता है कि लाइट यागामी का सपना था वर्ल्ड का नया भगवान बनना। तो इस पे ड्यूक को बेसिकली हंसी आ रही थी। उसके बाद मिनोरू क्वेश्चन करता है लेकिन एक इतनी अजीब सी बुक जो कि ऐसी दिखती है वो किसी को भगवान कैसे बना सकती है? उस पर ड्यूक कहता है कि इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पेज पर है, उसे पढ़ो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अब मिनोरू रूल्स पढ़ना शुरू करता है। पहला रूल, जिस भी इंसान का नाम इस बुक पर लिखा जाएगा वो मारा जाएगा। दूसरा रूल, अगर राइटर को उसका चेहरा नहीं पता तो वो बुक किसी को भी अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक नाम पे कई सारे लोग होते हैं, तुम्हें उसका चेहरा याद होना चाहिए अपने मन के अंदर, तभी ये बुक काम करेगी। मरने की तीसरा रूल हमारा है, मरने की वजह तुम 40 सेकंड में लिख सकते हो कि वो किस तरह से मरेगा, और अगर तुमने लिख दिया तो वो पर्सन उसी तरह से मरेगा। और अगर तुमने उसका कोई भी रीजन नहीं लिखा मरने का तो वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। अगला रूल है, आफ्टर राइटिंग द कॉज ऑफ डेथ शुड बी रिटन इन नेक्स्ट 6 मिनट्स एंड 40 सेकंड्स। तो अगला रूल हमारा ये है कि तुम्हारे पास नाम लिखने के बाद 6 मिनट 40 सेकंड होंगे रीजन लिखने के लिए। 6 मिनट 40 सेकंड पूरे होते ही वो इंसान हार्ट अटैक से मार जाएगा और तुमने कोई रीजन नहीं लिखा होगा। तो ये थे हमारे सारे रूल्स जो कि डेथ नोट के फर्स्ट पेज पर रिटर्न थे। अब तो मैं एक बहुत ज्यादा मजेदार सी बात बताऊं, जो ये रूल्स पढ़ने के बाद मिनोरू को शॉक लग चुका है पूरी तरह से, बट यहाँ पर लाइट यागामी को बिल्कुल भी शॉक नहीं लगा था। वो इन चीजों को पढ़ के बहुत ज्यादा खुश और एक्साइट हो रहा था ये सब कुछ करने के लिए। और मिनोरू शॉक में बोलता है कि मुझे इन सब पे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन लगता है इस सब समझ में आता है कि उसने ये सब कैसे किया था। ऑब्वियसली वो लाइट यागामी की बात कर रहा है। अब आगे मिनोरू कहता है कि पुलिस और एल कीरा को अरेस्ट करने की कोशिश में थे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? पर ड्यूक रिप्लाई करता है हंसते हुए वो भी, हाँ ये काफी ज्यादा मजेदार था। मिनोरू ड्यूक से पूछता है कि ड्यूक क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कीरा ने और क्या क्या किया था? उस पर ड्यूक बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक एप्पल खाना पसंद करूंगा। उस पर मिनोरू ड्यूक को एप्पल देते हुए कहता है तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि मेरी मॉम एप्पल डाइट पे चल रही है और उसमें से एक एप्पल रोज मुझे भी मिलता है। आगे ड्यूक एप्पल खाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें पर्सनल तो शेयर नहीं कर सकता, बट जो कुछ मुझे याद है वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब आगे मिनोरू बोलता है कि ये कभी सीरियस नहीं हो सकता। अब आगे मिनोरू बोलता है कि ये तो सच में कमाल का, कीरा ने सच में इन रूल्स को फॉलो किया
और उसने सब कुछ अपने एडवांटेज के लिए, क्योंकि वो जानता था कि इस डेथ नोट को छोटे से लोग तुम्हें देख सकते हैं। हाँ, वो रियुक की बात कर रहा है। आगे वो कहता है कि कीरा सच में काफी ज्यादा स्मार्ट था। आगे मिनोरू रियुक से बोलता है कि अगर तुम ये सेम चीज अब करने की कोशिश करोगे तो तुम तुरंत पकड़े जाओगे। रियुक कहता है हाँ, और वो बोलता है कि इस बात को 10 साल बीत चुके हैं जब तुम कीरा के पास ये बुक लेकर आए थे, और अब एक डिफरेंट एरा चल रहा है। अब यहाँ पर हर एक रोड के कोने पर और हर कार के बस के अंदर स्ट्रीट कैमरा और कारों के अंदर डैश कैम लगे हुए हैं। और वो बोलता है अगर मैंने ये सब करना शुरू किया तो मैं कीरा की तरह एजेंट्स यानी FBI एजेंट्स को किल नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वही अपने एल की तरह जासूस। आगे मिनोरू बोलता है कि वो साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो अगर नया कीरा अपना मैसेज ऑनलाइन छोड़ने की कोशिश करता भी है तो वो तुरंत उसे ट्रैक कर लेंगे। तुम वीडियो में यहाँ तक बने हो तो मुझे पक्का पता तुम्हें इस कहानी के अंदर इंटरेस्ट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका पार्ट 2 आएगा, ये पूरी वीडियो नहीं होने वाली है। और कमेंट में जाके पार्ट 2 लिखो ताकि जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लाओ। लाइक करना मत भूलना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये फीचर पुलिस हर जगह यूज कर सकती है, मतलब पुलिस की बात हो रही है कि पुलिस हर जगह हर डिवाइस को ट्रैक कर सकती है। अनट्रैकेबल मैसेज तभी भेजे जा सकते हैं जब टीवी शोज और मूवी वाले इन्हें ड्रामेटिक बनाने की कोशिश करें। उसके बाद रियुक बोलता है और मिनोरू बोलता है। आगे मिनोरू बोलता है कि पर मुझे पक्का पता है अगर कीरा अभी भी होता तो आज के दिन इस एज में भी ये काम करता और वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेता ये काम करने का। और उसके बाद रियुक मिनोरू से पूछता है कि क्या तुम ये कर सकते हो जो कि तुम कीरा के लिए बोल रहे हो। उसके बाद मिनोरू बोलता है हाँ, और उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये शिनिगामी चाहता है कि ये वही चीजें करे जो कीरा ने करी थी। उसके बाद वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, मैं सब कुछ जानता हूँ कि कीरा के साथ लास्ट में क्या हुआ था, फिर भी मैं इस बुक का यूज करूँ तुम्हें ऐसा लगता है। मिनोरू अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं ये बुक किसी और को दे दूं या रियुक को रिटर्न कर दूं तो मैं इसकी ओनरशिप को खो दूंगा और मेरी सारी मेमोरीज इसके रिगार्डिंग चली जाएगी। और वो बोलता है कीरा ने भी अपने प्लान के अंदर एक बार इस बुक को रियुक को वापस कर दिया था, बट अगर मैं इस बुक को रियुक को वापस दे दूं बस कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ समय के लिए तो क्या वो वापस आएगा। पर भाई वो क्या प्लानिंग थी, मेरे को सबसे बेस्ट प्लानिंग पूरी डेथ नोट के अंदर वही लगती थी जब लाइट यागामी यानी कीरा ने अपनी मेमोरीज को लॉस किया था डेथ नोट की ओनरशिप रियुक को वापस करके सिर्फ कुछ टाइम के लिए। भाई क्या मजेदार पूरा वो था, वो 2-3 एपिसोड की स्टोरी थी। तो आगे देखते तो मिनोरू अपने मन में सोचने लगता है कि एक ऐसी किताब जो कि लोगों को सिर्फ मारने के लिए किल होती है तो इसका मुझे क्या ही काम आएगा, इसका सही जवाब आखिरकार हो क्या सकता है। उसके बाद रियुक अचानक से बोलता है कि तुमने 4 घंटे से कुछ भी नहीं बोला है। उसके बाद मिनोरू अपनी सोच से बाहर होता है और कहता है अच्छा क्या मैंने 4 घंटे से कुछ भी नहीं बोला। फिर मिनोरू बताता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि तब तक सोचता और सिर्फ सोचता है जब तक वो अपने आंसर तक नहीं पहुंच जाता। उस पर रियुक बोलता है कि तुम सच में एक क्विज किंग हो। और मिनोरू रियुक से कहता है कि मेरे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए। उस पर रियुक कहता है हाँ तुम पूछ सकते हो। फिर वो अपना पहला सवाल पूछता है और वो पूछता है क्या मेरे सिवा यहाँ पर कोई और भी है जो तुम्हें देख सकता है। और उसके बाद रियुक सोच के रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे और भी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। रियुक बताता है कि कुछ लोगों ने उस समय इस बुक को छुआ था जब मैं लाइट यागामी के पास ये बुक पहली बार लेकर आया था और वो कोई और लोग नहीं FBI के एजेंट थे। उनमें से भाई एक एजेंट था मत्सुदा। वो भाई वो बंदा ऐसा था कि उसे अपने लाइट यागामी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, बट लास्ट में उसका ट्रस्ट टूटा था तो उसने लाइट यागामी को भाई बंदूक से इतना गंदा उड़ाया था, इतनी ज्यादा गोलियां मारी थी। तुम सोच सकते भाई क्या होता टाइम पे, तुमने अगर नहीं देखा तो जरूर देखना। उसके बाद मिनोरू पूछता है क्या तुम्हें पक्का याद है। इस पर रियुक रिप्लाई करता है हाँ मुझे पक्का याद है, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी पोजीशन ली थी और उसके बाद पोजीशन छोड़ दी तो उन्हें मैं नहीं देखूंगा, बट जिन लोगों ने सिर्फ मुझे देखने की इस बुक को छुआ था वो अब भी मुझे देख सकते हैं। तो अगर तुमने सीजन 1 देखे तो तुम्हें पता है काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बीच में इसकी पोजीशन ली थी और वो शायद जिंदा नहीं बचे, सब मर गए थे। बस तो उससे एक आधा कोई जिंदा बच गया तो ये उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद मिनोरू बोलता है हाँ वन अनदर क्वेश्चन, मतलब एक और सवाल है मेरे लिए। अब मिनोरू को अगला सवाल सुनो। ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जो भी डेथ नोट का मालिक है वो शिनिगामी के टच में होना चाहिए, तो तुम मेरे उस ओनर से यानी कि मेरे से कितना दूर जा सकते हो कि मैं तुम्हें विजिबल रहूं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रियुक मिनोरू को विजिबल रहे। इसके बाद रियुक कहता है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके बारे में रूल्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है ये इस तरह से काम करता हो कि मुझे पता हो कि तुम कहाँ पर हो, तब तक ये मैं तुम्हें विजिबल रहूंगा। उसके बाद रियुक कहता है अच्छा रुको मैं जानता रहूंगा शिनिगामी वर्ल्ड से भी कि तुम कहाँ पर हो, तो मुझे तो तुम्हारे सवाल का कोई मतलब नहीं बनता, इसकी कोई लिमिट नहीं। उसके बाद मिनोरू कहता है क्या तुम और कंफर्म हो सकते हो, तो उसके बाद रियुक कहता है कि मेरा पॉइंट यह बोलने का कि यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं करी गई है। उसके बाद मिनोरू कहता है ठीक है तुम इस नंबर बताओ मुझे, मतलब कितने किलोमीटर। तो उसके बाद रियुक कहता है अच्छा ठीक है। फिर रियुक थोड़ी देर सोचता है और उसे बोलता है कि
मेजरमेंट के हिसाब से तो इंसानी दुनिया के 14,000 किलोमीटर। भाई ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है। उस पर मिनोरू कहता है हाँ ये अच्छा था, और ड्यूक कहता है कि ये इतनी दूरी काफी है किसी भी इंसान को पहचानने के लिए। और ड्यूक बोलता है ये रूल कभी सेट नहीं किया गया, बट अगर मैं एक पॉइंट पे आ गया तो आज से मैं ये रूल सेट कर रहा हूँ 14,000 किलोमीटर। उसके बाद मिनोरू बोलता है ठीक है, तो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। अब भाई तुम सुन के शॉक हो जाओगे। आगे मिनोरू बोलता है कि मैं ये डेथ नोट तुम्हें वापस करने जा रहा हूँ अभी के लिए। मतलब मिनोरू अपनी सारी मेमोरीज को बुलाना चाहता है डेथ नोट की रिगार्डिंग, पर हाँ एक शर्त रखता है कि तुम्हें 2 साल बाद वापस आना होगा। मिनोरू ये भी बोलता है कि आने वाले 2 सालों बाद मैं इस नोटबुक को यूज भी करूंगा और तुम्हें हर रोज बहुत सारे एप्पल्स भी खिलाऊंगा। तो बाद ड्यूक कहता है क्या मुझे 2 साल तक बिना एप्पल्स के रहना होगा? तो मिनोरू रिप्लाई देता है अगर तुम एप्पल्स के बिना नहीं रह सकते हो तो तब तक के लिए ये नोटबुक किसी और को दे दो, वहाँ पर मेरे पास फिर वापस मत आना। पर भाई तुम ड्यूक का तो जानती हो उसे एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तो वो बोलता ठीक है मैं इंतजार कर लूंगा 2 साल तक को। और उसके बाद मिनोरू डेथ नोट को ड्यूक को वापस पकड़ा देता है और अपना ड्यूक जो है डेथ नोट को लेकर चला जाता है। तो देखो भाई आज की वीडियो पहले ही बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो इसका आएगा पार्ट 2। ठीक है, तब तक नहीं ये वाली वीडियो में तुम इतना सोचो कि आगे क्या होगा। 2 साल अब पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होता है, तो क्या 2 साल के बाद सच में मिनोरू दोबारा से कुछ प्लानिंग के साथ डेथ नोट को यूज करना शुरू करेगा और वो कैसे रिएक्ट करेगा जब उसकी 2 साल पुरानी मेमोरी उसे वापस मिलेगी। तो वो सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, बट जितने ज्यादा मुझे कमेंट होंगे पार्ट 2 के लिए उसके हिसाब से। तो ठीक है, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। पर अगर तुम्हें जानना है कि टॉप 5 एनिमे सीरीज कौन सी जो तुम देख सकते हो, तो भाई तुम्हें ये लेफ्ट साइड पे जो वीडियो आ रही है इस पे क्लिक करो और देख लो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक ये सबको टाटा बाय बाय।